जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश का जो पहला शासक था बाबर। आज की इस वीडियो में हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे और पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे, कहानी की तरह पढ़ेंगे। और आपको पता होगा कि मुगल वंश से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो हम पूरे मुगल वंश को कवर करेंगे और आज के इस वीडियो में हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल्स में कहानी की तरह। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम मुगल वंश के जो पहला शासक है बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मुगल साम्राज्य या मुगल वंश का जो शासन का समय रहा था भारत में, वह 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक रहा था। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। अब देखिए, बाबर था कौन। तो बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर और अपने माता की ओर से चंगेज खा का वंशज था। इस प्रकार बाबर के शरीर में तुर्क तथा मंगोल दोनों के रक्त प्रवाहित हो रहे थे, परंतु एक तुर्क का पुत्र होने के कारण उसे तुर्क ही मानना चाहिए, ना कि मंगोल। तो देखिए, बाबर जो था वह दो वंशजों से संबंध रखता था। अगर पिता की ओर से देखें तो ये तैमूर का था और माता की ओर से देखें तो चंगेज खा का वंशज था। इस प्रकार बाबर के शरीर में दो वंशजों का जो है वो खून दौड़ता था, तुर्क और मंगोल। ठीक है, परंतु एक तुर्क का पुत्र होने के कारण उसे तुर्क ही मानना चाहिए, ना कि मंगोल। अब देखिए, बाबर जो है वह दो वंशों से संबंध रखता था, मंगोल और तुर्क। ठीक है, दो लड़ाकू वंश था, खाना बदोश वंश से जो है वह संबंध रखता था। तो देखिए, मंगोल और तुर्क को मिलने से ही मुगल का निर्माण हुआ था, क्योंकि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। अब बाबर के शरीर में दो वंशजों का जो है वह खून दौड़ता था, एक मंगोल का और दूसरा तुर्क का। और देखिए, मुगल का अर्थ क्या होता है, तो बहादुर। काफी इंपॉर्टेंट है, मुगल का अर्थ क्या होता है, तो बहादुर। अब देखिए, मातृपक्ष यानी माता के पक्ष से जो है बाबर 14वें नंबर का शासक था, जबकि पितृ यानी पिता के पक्ष से 5वें नंबर का शासक था। माता के तरफ से कितने नंबर का शासक था, तो 14वें नंबर का, और पिता के तरफ से कितने नंबर का शासक था, तो 5वें नंबर का शासक था। ठीक है, अब हम बाबर के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जो भारत पर शासन काल रहा था वो 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने कुल 4 वर्ष तक भारत पर शासन किया था, 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। अब देखिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। तो बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो फरगना में, जो कि वर्तमान में कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान में है। बाबर एक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर जो था वह तुर्क का रहने वाला था और सुन्नी मुसलमान था। मुसलमान में भी कई टाइप के होते हैं, तो बाबर कौन था, तो सुन्नी मुसलमान था। अब देखिए, बाबर के पिता का नाम क्या था। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये जो एग्जाम में है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बाबर का माता या पिता का नाम क्या था। तो देखिए, बाबर के पिता का क्या नाम था, तो उमर शेख मिर्जा, जो फरगना नामक छोटे से राज्य के शासक थे या सरदार थे। ठीक है, और बाबर के माता का नाम क्या था, तो कुतलुग निगार खनम, इसके जो है वो माता का नाम था। अब देखिए, बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली उसे चंगताई वंश कहते हैं। बाबर ने एक नवीन यानी नया वंश की नींव डाली, जिसे क्या कहते हैं, तो चंगताई वंश कहते हैं। बाबर अपने पिता के मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा। तो जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई थी तो उस समय बाबर जो है काफी कम उम्र का था, मात्र 11-12 वर्ष का था, और 8 जून 1494 ईस्वी को यह फरगना का शासक बनता है। ठीक है, उसकी गद्दी पर बैठता है।
बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद बादशाही की स्थापना की। साथ ही 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ-साथ ही पद बादशाही की स्थापना की, साथ ही 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि जो है वह धारण कर लेता है, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने जो है वो धारण नहीं किया था। इससे पहले जो बाबर के पिता थे वो भी मिर्जा की उपाधि धारण करता था, लेकिन जो बाबर है वह बादशाह की उपाधि धारण की। अब देखिए बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे और सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, ठीक है? जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यही मुगल वंश का अगला शासक बनता है। अब देखिए बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर जो है वो भारत पर कुल 5 बार आक्रमण करता है। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई ताई के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। तो बाबर ने कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किया था और इसका प्रथम अभियान जो है वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई ताई जो जाति है उसके विरुद्ध किया गया था और इस अभियान में जो है बाबर बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लेता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो जो है पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने भेजा था और मेवाड़ के जो शासक था राणा सांगा उसने भेजा था। ठीक है? अब हम बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला युद्ध जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये पानीपत का प्रथम युद्ध। ये 5वां युद्ध है। इससे पहले ऑलरेडी बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। ये जो 5वां युद्ध है, क्योंकि इसके बाद ही यह दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। आपको ये डेट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किस डेट को हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इब्राहिम लोधी उसके बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोधी की पराजय। इस युद्ध का जो परिणाम निकलता है उसमें बाबर विजय होता है और इब्राहिम लोधी की पराजय होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार जो है तुलगामा युद्ध नीति का जो है वह प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। काफी इंपॉर्टेंट है कि पानीपत के युद्ध में ही पहली बार भारत में जो है वो तोपखाने का प्रयोग किया गया था। ठीक है? इसके बाद उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो ये 2 नाम भी आपको याद रखना है, उस्ताद अली एवं मुस्तफा, जो कि पानीपत के युद्ध में भाग लिया था और ये दोनों प्रसिद्ध जो है वह निशानेबाज और तोपचे थे। ठीक है? इसके तहत बाबर ने 1526 ईस्वी में स्वयं को बादशाह घोषित कर मुगल वंश की स्थापना की। तो 1526 ईस्वी में जब जो है लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, उसके बाद 1526 ईस्वी में ये स्वयं को बादशाह घोषित कर जो है मुगल वंश की भारत में स्थापना करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद इसने जनताओं में अपने सैनिकों में काफी सारा जो है वह चांदी के सिक्के लुटाए। तो यही कारण है लोगों ने इसे कलिंदर की उपाधि से सम्मानित किया या कलिंदर की उपाधि ये धारण किया। ठीक है?
तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर के द्वारा लड़ा गया दूसरा प्रमुख युद्ध था खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को। तो देखिए, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की विजय और राणा सांगा की पराजय हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है वह 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राजपूत का जो शासक थे राणा सांगा, उनके बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की पराजय। अब देखिए, खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। तो यह एक धर्म युद्ध बना दिया था इसको, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था कि राणा सांगा से लड़ने के लिए इसकी सैनिक जो है वो तैयार ही नहीं था। तो इसने क्या किया? जिहाद का नारा दिया, यानी इसे एक धर्म युद्ध बना दिया, ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खानवा के युद्ध से पहले ही बाबर ने जो है किसका नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था। और जिहाद का मतलब क्या होता है? इस्लाम की रक्षा के लिए एक धर्म युद्ध, इसको एक धर्म से जोड़ दिया था। इसके बाद खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। गाजी का मतलब होता है एक फकीरों को मारने वाला होता है, ठीक है? इसकी उपाधि जो है ये धारण करता है। ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर के द्वारा लड़ा गया तीसरा प्रमुख युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। तो देखिए, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और राजपूत सरदार मैदानी राय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय और मेदिनी राय की पराजय हुआ। तो देखिए, चंदेरी का युद्ध जो है वह 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और राजपूत सरदार मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है बाबर की विजय होती है और मेदिनी राय की पराजय होता है। मेदिनी राय के दो पुत्रियों को बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट दे दिया। तो मेदिनी राय की दो पुत्री जो थी, ठीक है, उसको बाबर ने अपने दो पुत्र हुमायूं और कामरान को जो है भेंट स्वरूप दे देता है। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद की नारा दिया था। इस युद्ध को भी बाबर ने धर्म युद्ध बना दिया था, ठीक है? क्योंकि यह एक राजपूत शासक था और ये मुस्लिम शासक था। तो इस युद्ध को भी ये क्या कर दिया? तो धर्म युद्ध का नारा दिया था, यानी जिहाद का नारा दिया था, ठीक है? तो बाबर के द्वारा लड़ा गया चौथा और अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो 6 मई यानी 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। तो देखिए, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई। तो घाघरा का युद्ध जो है वो 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में भी बाबर को विजय प्राप्त हुआ था। अब देखिए, करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी मृत्यु से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु जो है वह आगरा में हो जाता है। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के रामबाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बाबर की मृत्यु के बाद उसका शव को जो है वह आगरा में आराम बाग में ही दफना दिया जाता है। लेकिन बाद में जो है बाबर अपना जो है शव को दफन करने के लिए काबुल में स्थान चुना था, तो बाद में उसे वहीं पे दफनाया गया। अब देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल्ला रहीम खान खाना ने किया। तो देखिए, बाबरनामा की रचना किसने किया था? कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने ही किया था। किस भाषा में किया गया था? तो तुर्की भाषा में। बाद में इसका अनुवाद जो है फारसी भाषा में किया गया था, अब्दुल्ला रहीम खान खाना के द्वारा,
ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बाबर के बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।